Good evening everybody. I am Mahmudur Rahman. Welcome to my channel. Today I want to discuss Newton's law of cooling. Newton's law of cooling सिर्फ कूलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हीटिंग. एक्चुअली ये नाम कूलिंग इसलिए पड़ा क्योंकि न्यूटन साहब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कॉपर बॉल को कूल करने का, इसलिए अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ये लॉ ऑफ कूलिंग है. अब कोई दो बॉडी है, उसके बीच में कुछ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो बाई वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र होता है. अब ये डिपेंड करता है कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है. ओके तो जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा एंड देन फिर वो बाद में कूल हो जाएगा. ओके तो मैंने एक कंसीडर किया है एक प्लेट जिसका कुछ थिकनेस है, इसकी विड्थ है W, थिकनेस कंसीडर नहीं करते हैं, इसका लेंथ है L और इसका विड्थ है W. यहाँ पर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी मैंने कंसीडर किया है और ये TW प्लेट का टेम्परेचर है. तो इसमें दो केस बन सकता है, या तो सराउंडिंग ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, प्लेट का टेम्परेचर कम होगा, या फिर प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सराउंडिंग का कम होगा. तो एक केस ये हुआ TW इज़ ग्रेटर देन T इन्फिनिटी, मतलब प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट हीट रेडिएट करेगा. ओके या फिर सराउंडिंग से हीट, सराउंडिंग के तरफ हीट जाएगा. सो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया TW माइनस T इन्फिनिटी. सो ये क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि प्लेट कूल होगा. दूसरा कंडीशन ये है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है प्लेट के टेम्परेचर से, तो सराउंडिंग से ऑब्वियस सी बात है कि हीट फ्लो होगा. ओके एंड वन थिंग टू नोट डाउन, इफ़ आई एम स्लो इन द वीडियो प्लीज़ यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 1.25 और 1.5x. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस का. ओके जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र. सो हीट फ्लक्स कन्वेक्टेड Q डॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. जो मैंने इंग्लिश में कहा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट फ्लक्स का ट्रांसफ़र. सो Q डॉट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. ये प्लेट है. अब जिस साइड से हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट हो रहा है, यानी जिस साइड से हीट ट्रांसफ़र स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग लीडिंग एज कहते हैं, एंड जिस साइड का टेम्परेचर कम है वो ट्रेलिंग एज है. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर HX पुट किया है. HX क्या होता है, ये हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट हो गया. अब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि हमने पूरे प्लेट पर अलग अलग जगह पे वैरी करेगा, इसलिए ये x का फंक्शन हो गया. ओके इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. अब किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप पे हमें हीट ट्रांसफ़र निकालना है, हीट फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर HX यूज़ कर लिया है फॉर एनी पर्टिकुलर स्ट्रिप, क्योंकि यहाँ पर जो Q डॉट होता है इसका फॉर्मूला Q डॉट X क्या होता है, हीट फ्लक्स. हीट फ्लक्स मतलब हो गया Q डॉट अपॉन एरिया. सो Q डॉट हो गया A इंटू Q डॉट. ओके A इंटू Q डॉट. अब Q डॉट क्या है, HX डेल्टा T, तो इसलिए यहाँ पर ये A के जगह पे, चूँकि ये स्मॉल स्ट्रिप पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे DA आ गया. ओके सो वी वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ए स्मॉल स्ट्रिप, सो ये इसलिए DA आ गया. ओके Q डॉट X क्या है, हीट कन्वेक्शन रेट ऑफ ए स्मॉल स्ट्रिप. अगर पूरे इंटायर प्लेट के लिए निकालना है तो कैपिटल Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा H बार A इंटू डेल्टा T. डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, A एरिया ऑफ प्लेट, H बार जो हो गया वो एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर H की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ओवर द प्लेट के लिए हमने एवरेज वैल्यू लिया है. अब कभी कभी पूछता है क्वेश्चन इंटरव्यू ये सब में कि फिल्म कंडक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म कंडक्टिविटी. तो H बार का ये दूसरा नाम है. पहला नाम तो हो गया एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, दूसरा नाम हो गया इसका फिल्म कंडक्टिविटी. यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो Q डॉट हो गया H बार A डेल्टा T. ओके, H बार हो गया
क्यू डॉट अपॉन ए डेल्टा टी, ऐसा यूनिट क्या हो गया, क्यू डॉट का वॉट, ए का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर डिफरेंस का डिग्री सेल्सियस या केल्विन में ले सकते हैं। ओके, अब के अपॉन में एच बार को हम डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट सिर्फ मीटर आता है। देखिए के का वैल्यू क्या होता है, वॉट पर मीटर पर केल्विन, और एच बार का होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। सारे वैल्यूज कट जाएंगे, सिर्फ मीटर बच जाएगा। तो यही होता है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। इसकी डायमेंशन की बात करें तो एच बार हो गया डायमेंशन ऑफ क्यू डॉट बाई ए इंटू डेल्टा टी। ये सारे वैल्यूज पुट करने के बाद एच बार की डायमेंशन ये आई। अगर क्यू डॉट का डायमेंशन नहीं समझ में आता है तो क्यू क्या है, क्यू डॉट मतलब हीट ट्रांसफर रेट, मतलब डी क्यू बाई डी टी। अब क्यू क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड टाइम का टी। तो इस तरीके से आया। अब ये क्या है, बड़े बड़े टावर, बुर्ज खलीफा टाइप। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सही से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये कोई एक वेलोसिटी फ्लूइड स्ट्रीम है, यहाँ पर ये एक फिक्स्ड प्लेट है, इस पर कोई एक फ्लूइड स्ट्रीम का एक लेयर है। ओके, ये एक स्टेशनरी लेयर है, और यहाँ पर चूंकि स्टेशनरी लेयर है और उससे अटैच जो फ्लूइड कॉलम है, जो फ्लूइड का जो लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इसी को तो हम लोग नो स्लिप कंडीशन कहते हैं कि कोई भी बाउंड्री सरफेस से जो फ्लूइड वेलोसिटी कांटेक्ट करके चल रही है उसकी वेलोसिटी हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये तो फ्लूइड लेयर है, उसकी फ्लूइड प्रोफाइल इस तरीके से है। ओके, ये वाला। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसका टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा बनेगा। ओके, चूँकि ये सॉलिड बाउंड्री, अब यहाँ पर के कुछ टर्म्स आप देख लीजिए। टेम्परेचर इन वाई डायरेक्शन कैसे वैरी कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर का जो टेम्परेचर है जो इस सरफेस से कांटेक्ट में, जिस फ्लूइड जो इस सरफेस से कांटेक्ट में, उसका टेम्परेचर मैंने TW कंसीडर किया है। ओके, एंड यहाँ पर लिखा है नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे प्लेट में इसका जो टेम्परेचर है वो TW ही है। ओके, सो यहाँ पर हीट फ्लक्स कंडक्टेड थ्रू द स्टेशनरी लेयर। अब इसको मैंने इस पोर्शन को मैं यहाँ पर सेपरेटली बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर का टेम्परेचर TW है। ओके, और मैंने कंसीडर किया है कि TW इज़ ग्रेटर देन T इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या होगा, हीट फ्लक्स जनरेट होगा, मतलब टेम्परेचर हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो सॉलिड लेयर है, यहाँ पर बाउंड्री है। ओके, तो यहाँ से हीट कैसे फ्लो होगा, कंडक्शन से। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, हीट फ्लक्स कंडक्टेड थ्रू द स्टेशनरी लेयर। और चूंकि ये एक फ्लूइड का प्रोफाइल है, ओके, ये फ्लूइड की अलग अलग लेयर है जिसकी अलग अलग कुछ वेलोसिटी है। तो जब फ्लूइड इस तरीके से मूव करेगा तो यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो इस फ्लूइड लेयर के द्वारा, वो फिर दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगा कन्वेक्शन के थ्रू। ओके, आप इसको सिंपली इस तरीके से समझिए कि ये प्लेट से पहले फ्लूइड में जाता है। ओके, हीट, चूँकि प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्लेट से फ्लूइड में जो हीट जा रहा है वो कंडक्शन के थ्रू जा रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ओके, एंड फिर जो फ्लूइड से हीट ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ कन्वेक्शन से हो सकता है। तो दिस इज कन्वेक्शन ऑफ फ्लूइड बाई हीट फ्लक्स। ओके, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है Ks इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस सरफेस, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है बाय कंडक्शन, और Kf हो गया थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर Hx को कैलकुलेट करना था। ओके, सो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हुआ, हीट फ्लक्स कंडक्टेड थ्रू द स्टेशनरी लेयर, इसका फॉर्मूला ये हुआ इज इक्वल टू हीट फ्लक्स कन्वेक्टेड बाय द मूविंग लेयर। कन्वेक्शन का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा न्यूटन्स लॉ से, Hx डेल्टा T हो गया। ओके, तो यहाँ से Hx इस तरीके से निकल गया। चूँकि ये y क्या है, y टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब ये जो फ्लूइड लेयर है ये y डायरेक्शन में, इसका थिकनेस क्या है, इसका जो हाइट है वो काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पे y टेंडिंग टू ज़ीरो है। ओके, सो एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड अपॉन द phase of the fluid, gas, liquid and the type of convection।
यहाँ पर जो एवरेज हीट ट्रांसफ़र है वो अलग अलग होता है गैस के लिए, और इट डिपेंड अपॉन द फेज़ कि वो गैस है, वेपर है, या किस स्टेट में है। उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। ओके, जैसे फ्री कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है गैसेस में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू h बार की वैल्यू काफ़ी कम आ रही है, या कह सकते हैं कि मिनिमम h है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी प्लेट रखी हुई है, कोई भी सॉलिड बॉडी है, अगर वो गैस वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र थ्रू द गैस हो रहा है तो वहाँ पर वैल्यू इसकी काफ़ी कम आएगी। इसको सिंपल एग्जांपल से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम मार्केट से समोसा ख़रीदने गए, ओके, समोसा में आलू होता है, आलू काफ़ी गर्म होता है। अगर उसको नॉर्मली हम छोड़ दें ठंडा होने के लिए तो वो एयर से ठंडा होगा, तो एयर से ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगा देगा। ओके, सो इसलिए जो h बार की वैल्यू है वो काफ़ी कम है, तो h बार की वैल्यू काफ़ी कम होगी। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग पुट करेंगे h बार, तो यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफ़र वो काफ़ी कम होगा। सो दैट्स वाई आई वाज सेइंग दैट कि जो गैसेस के लिए होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर उसी समोसे को हम किसी कंटेनर में रख के पानी में रख देंगे तो वहाँ पर जो h बार की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कूलिंग रेट बढ़ जाएगा। और फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये था फ्री कन्वेक्शन। अगर फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर के थ्रू हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, कूलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और फोर्स्ड कन्वेक्शन से हम लिक्विड के थ्रू ठंडा कर रहे हैं तो और ज़्यादा कूलिंग रेट हो जाएगा। ओके, सो एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन इज मच मोर देन एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर फ्री कन्वेक्शन। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एवरेज हीट ट्रांसफर रेट है फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए, लिक्विड के लिए या गैस के लिए, वो ज़्यादा है फ्री कन्वेक्शन से। ओके, चूँकि ऑलरेडी फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम लोग क्या करा रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र के रेट को इंक्रीज करा दे रहे हैं बाय अप्लाइंग सम अदर मीडियम। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर का हीट फ्लो रेट जो होगा, टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी जल्दी रैपिड कम होगा। ओके, तो इससे हमें ये भी कंक्लूजन मिलता है कि गैस के लिए जो h बार की वैल्यू है वो मिनिमम होती है और लिक्विड के लिए ज़्यादा होती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थर्मल रेडिएशन की। तो थर्मल रेडिएशन को समझने के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट इज़ द प्रोपगेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स और डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। ये क्या एक्चुअली बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स का प्रोपगेशन है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वही थर्मल रेडिएशन है, यानी कोई भी बॉडी है रखी हुई वो थर्मल रेडिएशन इमिट करती है अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है। और ऐसी बॉडी नहीं होती जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से कम हो सकता है, ऐसी कोई बॉडी ही नहीं। तो मतलब हर बॉडी थर्मल रेडिएशन इमिट करती है। तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो बॉडी थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगी। और यहाँ पर जो थर्मल रेडिएशन इमिट होगा उसका अगर हम लोग इस रेडिएशन का अगर हम लोग वेवलेंथ देखें तो ये 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में आता है। तो इस वेवलेंथ का जो भी वेव होगा वो थर्मल रेडिएशन इमिट करेगा, वो थर्मल रेडिएशन के कैटेगरी में आएगा। वो सारे वेव्स, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थर्मल रेडिएशन के कैटेगरी में आएंगे। ओके, इस थर्मल रेडिएशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी मैटर जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो थर्मल रेडिएशन को इमिट करेगा। दूसरा, थर्मल रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो वेवलेंथ होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ओके, अब कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो उसमें हमको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। कंडक्शन है तो सॉलिड में होता है, ओके, या गैसेस में भी होता है तो भी हमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी हो जाता है। ओके, एब्सोल्यूट वैक्यूम में। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने उसको रखा है।
जो विजिबल रेंज है वो उसका वेवलेंथ का रेंज होता है 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7। अल्ट्रावायलेट का आ गया 10⁻⁻² से 0.4 तक। एक्स रेज का हो गया 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर से 10⁻⁻² तक। ओके, अगर सोलर रेडिएशन की बात करें तो इसका जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू वैरी करती है 0.3 से 3.4 तक। ओके, तो 0.3 से 3.4 तक, यहाँ 0.3 कहीं यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये 10⁻⁻1 है और ये 0.4 है। ओके, एंड 3.4 इसके बीच में कहीं पे आएगा। ओके, तो सम पार्ट ऑफ द यूवी, कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट का आ जाएगा, कंप्लीट विजिबल आ जाएगा, एंड कुछ पार्ट ऑफ इंफ्रारेड आ जाएगा। ओके, अगर थर्मल रेडिएशन की बात करें, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसका रेडिएशन का वैल्यू जो है वो कुछ पार्ट यूवी का है। ओके, इसकी वैल्यू आप रेंज देख लीजिए 0.1 से 0.4 तक है। ओके, अब ये सारे जो रेज हैं इसका अलग अलग कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। जो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, वो सब न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है, क्योंकि गामा रेज ये सब की पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। डॉक्टर इसको एक्सरे में यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है, और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। जो विजिबल रेंज है, इंफ्रारेड रेंज है, वहाँ पर इसका हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, और जो माइक्रोवेव्स है उसका जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, या अंबानी या अडानी लोग यूज़ करते हैं। अब है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। ओके, चूँकि ये दोनों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ब्लैक बॉडी के लिए, इसलिए इनका नाम साथ लिया जाता है, दोनों साथ साथ हैं। इनका पूरा नाम था जोसेफ स्टीफन, एंड इनका नाम था ल्यूडविग बोल्ट्जमैन। इन्होंने 1879 में प्रैक्टिकल इसका किया था एक्सपेरिमेंट का, और इसको फिर इसका थ्योरी या मैथमेटिकल रिलेशन इन्होंने 1884 में दिया। अब ये जो है ये क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, हीट फ्लक्स रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हीट फ्लक्स क्या होता है, Q डॉट, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने सिग्मा डाला है। सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हो गई 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ओके, अब इस वैल्यू को याद रखने के लिए ये डेसिमल हटा दीजिए आप 1 मिनट के लिए। 567, उसके बाद जंप करके 8, फिर 9 छोड़ के 10, तो 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है, ये लॉ का तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। इसका इंग्लिश वाला स्टेटमेंट क्या है, द थर्मल रेडिएशन और हीट फ्लक्स जो कि Q डॉट है इमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। चूँकि ब्लैक बॉडी है तो हमने पहले देखा कि वो थर्मल रेडिएशन तो इमिट करेगा ही, इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि ये जो हीट फ्लक्स होता है वो Q अपॉन में A हो गया, तो Q क्या हो जाएगा, A इंटू Q डॉट। ओके, एंड Q डॉट क्या है, सिग्मा इंटू T पे पावर 4। तो सिग्मा इंटू T पे पावर 4, तो Q डॉट हो गया, यहाँ पे A ऐड कर दिया मैंने, सॉरी A मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया Q डॉट। A हो गया सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, जो भी पूरा उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। सिग्मा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यही हो गई 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर के पे पावर 4। क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए 10⁻⁸ इतनी छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर किस चीज़ को ज़्यादा होना पड़ेगा, टेम्परेचर को ज़्यादा होना पड़ेगा ना, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू काफ़ी कम है। तो जो भी टेम्परेचर है उसका पावर 4 है। मतलब अगर मान लेते हैं 1000 डिग्री है, 2000 डिग्री है, या 5000 डिग्री है, या इस टेम्परेचर रेंज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर हम लोग कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग उसको फील कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर अगर हम लोग इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं तो उसका कुछ फील आएगा। तो उसका एग्जांपल है हीट ट्रांसफ़र इन बॉयलर, चिमनी, हीटर, कास्टिंग, ये सारी चीज़ हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू, इसका फॉर्मूला सिग्निफिकेंट
वैल्यू देता है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। आई विल ट्राई टू क्लियर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।